आपके साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हूँ और आज हमारे साथ देखिए दूसरी खिड़की में बैठे हुए हैं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव पेज पर। सर, आपके साथ चर्चा के लिए लंबा इंतजार किया है, सिर्फ हमने नहीं, जो बिहार के तमाम बिहार वासी हैं और जो खास इस बात के इंतजार में थे कि आखिर हमारे सवालों का सही जगह से सही जवाब पहुंचे, उसके लिए ये कोशिश और आपने वक्त निकाला, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मेरा सवाल ये विभा जी, ये केवल आपके लिए ही हमने वक्त निकाला ऐसे थोड़ी है, ये तो हमारे लिए भी जरूरी है ना कि आप मेरी आवाज दर्शकों तक पहुंचाते हैं, मतलब सरकार की आवाज लोगों तक पहुंचे। ये तो सरकार के और विभाग के, शिक्षा विभाग के हित का मामला है ना। बिल्कुल, और देखिए ये कंफ्यूजन ना रहे, ये गैपिंग ना रहे, और चूंकि काम सरकार आम लोगों के लिए करती है और आम लोग क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या आप कर रहे हैं, ये उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ऐसे में उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम कर रहे हैं। सबसे पहले विजय चौधरी जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी और चर्चा की शुरुआत इस बात से, चूंकि आप शिक्षा विभाग देखते हैं, शिक्षा बच्चों का भविष्य, वर्तमान सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। शिक्षा के दृष्टिकोण से बिहार अन्य राज्यों की तुलना में कहाँ स्टैंड करता है आपके अनुभव से और आपके जानकारी के हिसाब से इस वक्त ये स्टैंड कहाँ करता है? विभा जी, ये सच्चाई है और सभी को मालूम है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी स्थिति उतनी पाए हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब से हम लोगों की सरकार आई है या जब भी जो सरकारें हैं, हम लोगों ने बहुत ही मुस्तैदी से और कारगर ढंग से शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने की कोशिश की है। और इसको मापने के जो भी मापदंड या आंकड़े होते हैं, चाहे आप लिटरेसी के मामले में ले लीजिए या दूसरी चीजों के मामले में ले लीजिए, तो ये हो सकता है कि आपके आंकड़े अन्य राज्यों की तुलना में हम पीछे दिख रहे हों, लेकिन हम जहां थे वहां से हम बहुत आगे बढ़े। सर, सवाल यही कि हम जहां थे हम उससे आगे बढ़ने की ही कोशिश करते हैं। जब दूसरे राज्य शून्य से आज अगर 100 तक पहुंच रहे हैं, तो हमारी रफ्तार धीमी क्यों रह गई, हम क्यों पीछे रह गए और उसका खामियाजा बच्चे क्यों उठाएं, ये भी सवाल उठता है। क्योंकि दायित्व तो सरकार का ही है कि उनको बेहतर व्यवस्थाएं दी जाए, उनका शिक्षा के साथ साथ अन्य विकास के मानकों पर भी आपको पीछे दिखता है हमारी प्रगति। देखने में अन्य राज्यों की तुलना में आपको धीमी या कमजोर दिखती है, लेकिन इसके कई कारण रहे हैं। पीछे से ऐतिहासिक कारण भी हैं, हमारे पिछड़ेपन का अगर इसे मतलब इसको पूरे तौर पर देखिए, पूरे स्थिति को पर नजर डाल के देखिए, तो इसके ऐतिहासिक के साथ साथ भौगोलिक कारण भी रहे कि आप बिहार को अगर जानती हैं तो आप समझिए कि बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, मतलब जिसको हम लोग थलरुद्ध जगह कहते हैं, और हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता नहीं है। मतलब भौगोलिक दृष्टिकोण से हम उतने भाग्यशाली नहीं हैं। आप दूसरे प्रदेशों को देखिए जो विकसित प्रदेश हैं आज अपने देश के, उन पर नजर डालिए तो किन्हीं को अगर किसी प्रदेश में अगर सोने की खान है, किसी प्रदेश में अगर हीरे की खान है, किसी प्रदेश में अगर सैकड़ों किलोमीटर का उनको कोस्टल किनारा, समुद्री किनारा मिला हुआ है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ शुरू से बन गई है, या विकास के ये सब कारक तत्व के रूप में उनको आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध हुए हैं, तो इसमें कोई बिहार वासियों का दोष नहीं हम मान सकते। ये भी बात सही है। मेरा कहना ये नहीं है कि हमने जो किया या पिछले समय में जो हमारी प्रगति हुई है हमें और अच्छा करना चाहिए था,
लेकिन हमारे पिछड़ेपन के कई ऐसे कारण भी रहे हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं थे, और वही कारण जो हमारे नियंत्रण में नहीं थे वो चलिए एक्सेप्टेबल होगा, उस पर कोई सवाल भी खड़े नहीं करेगा, क्योंकि ये हम भी समझते हैं और वो प्रबुद्ध जन भी समझते हैं और जो स्टूडेंट्स है वो भी समझते हैं। लेकिन जो हमारे बस में था उसमें क्या हमने साफगोई से, ईमानदारी से काम किया? क्योंकि आज डिजिटल युग है, आज डिजिटल युग है, बच्चे कॉम्पिटिटिव बने, इसके लिए उनको उस लेवल की पढ़ाई करानी होगी। आज कोरोना काल ने बहुत कुछ दिखाया है सर। देखिए, प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो फिर भी ऑनलाइन एजुकेशन ले पा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों को व्यवस्था मिल पाई? 1.5 साल से उनका जो ग्रोथ है एजुकेशन के मामले में वो अवरुद्ध है, रुका हुआ है। फिर उनको लेकर हमारी तैयारी क्यों नहीं थी? विभा जी, आपको यह जानकर आपको भी प्रसन्नता होगी और हमारे श्रोताओं को भी प्रसन्नता होगी कि जब आपने पिछले 1 वर्ष यानी कोरोना काल की चर्चा कर दी और इसमें जो ऑनलाइन पढ़ाई की तैयारी है, तो हम प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो फिर भी ऑनलाइन एजुकेशन ले पा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों को व्यवस्था मिल पाई? 1.5 साल से उनका जो ग्रोथ है एजुकेशन के मामले में वो अवरुद्ध है, रुका हुआ है। फिर उनको लेकर हमारी तैयारी क्यों नहीं थी? विभा जी, आपको यह जानकर आपको भी प्रसन्नता होगी और हमारे श्रोताओं को भी प्रसन्नता होगी कि जब आपने पिछले 1 वर्ष यानी कोरोना काल की चर्चा कर दी और इसमें जो ऑनलाइन पढ़ाई की तैयारी है, तो हम लोगों ने बिहार सरकार या शिक्षा विभाग की तरफ से हम लोगों की तैयारी जरा भी मतलब कमजोरी से नहीं रही है। हमने दूरदर्शन से टैगिंग करके हम मेरा दूरदर्शन, मेरी पाठशाला, मेरा विद्यालय, उसमें हम लोगों ने सारे क्लासेस के सेकेंडरी माध्यमिक स्तर के क्लासेस हम लोगों ने दूरदर्शन पर स्लॉट बांट के अलग अलग क्लासेस के लिए क्लास कराए। उसके बाद आपको जान के और प्रसन्नता होगी कि अभी हम लोगों ने अभी पिछले समय में लॉन्च किया है एक हम लोगों का अपना स्कीम है बिहार सरकार शिक्षा विभाग का, वो ई-लॉट्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। और उसमें आप समझिए कि क्लास 1 से लेके 10th 12th तक के सारे कोर्सेस के सारे सब्जेक्ट्स के सारे टेक्स्ट बुक ऑनलाइन अवेलेबल है। और आज हमारे छात्र हैं वो गांव में भी बैठे बैठे हमारे इस ई-लॉट्स स्कीम के कारण घर बैठे अपने पाठ्यक्रम के किसी पुस्तक को खोल के पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है, ये सब हो रहा है। इसलिए हम लोग, ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों ने प्रयास नहीं किया है, हम लोगों ने प्रयास किया है, सफल भी हुए हैं, लेकिन यह हम भी मानते हैं और प्रयासरत हैं कि बिल्कुल सर, क्योंकि हम बार बार जब डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं तो आप भी इस बात को मानेंगे कि बच्चों सभी के पास एंड्रॉयड फोन मौजूद नहीं होगा, हो सकता है उनके पास वो संसाधन मौजूद ना हो। हालांकि बिजली अब घर घर तक पहुंच गई है, लोग टेलीविजन के जरिए जरूर जुड़ पाते हैं, देख पाते हैं, लेकिन हम हमेशा बेहतर की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम और ज्यादा कुछ करने की कोशिश करते हैं। वहां पर वो खाई आपको नजर आएगी जो प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बच्चों में दिखती है, जबकि काबिलियत में कोई कमी नहीं है। जो शिक्षक उन्हें पढ़ाने के लिए विद्यालय में पहुंचते हैं, सर एक बहुत बेसिक सा और जो गार्जियंस का सवाल है, जो अब जागरूक पेरेंट्स पूछ रहे हैं गांव देहात से भी, कि आपने कभी मॉनिटर किया है कि गांव में जो शिक्षक पहुंचते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो उनकी खुद की स्किल कितनी है, वो कितने स्किल्ड हैं जो बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएंगे? उनके आने और जाने को लेकर के क्या कोई मॉनिटरिंग होती है कि वो कितनी देर स्कूल में मौजूद होते हैं, वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, उनका खुद का ज्ञान कितना मजबूत है जो बच्चों को अच्छे से शिक्षित कर पाएंगे? ये सब मॉनिटरिंग होती है क्या? विभा जी, इसकी मॉनिटरिंग होती है और आपको पता ही होगा कि राज्य सरकार की तरफ से भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, और इसके लिए भारत सरकार की तरफ से भी जो NCTE ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन,
वो भी मॉनिटर करता है। और हम लोग स्टेट के लेवल से भी टीचर जो आज बहाल होते हैं, वैकेंसी आते हैं और उसमें जो वो एप्लीकेंट बनते हैं, उससे पहले उनको टीईटी पास करना पड़ता है। सरकार की तरफ से भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और इसके लिए भारत सरकार की तरफ से भी जो एनसीटीई ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, वो भी मॉनिटर करता है। और हम लोग स्टेट के लेवल से भी टीचर जो आज बहाल होते हैं, वैकेंसी आते हैं और उसमें जो वो एप्लीकेंट बनते हैं, उससे पहले उनको टीईटी पास करना पड़ता है। वो नाम ही है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। वो सर्टेन नॉलेज रखते हो, इसी की परीक्षा लेके उनको इंटाइटलमेंट टीचर बनने का दिया जाता है, अप्लाई करने का। और फिर जब एक बार वो अप्लाई करते हैं, फिर तो उसके रिक्रूटमेंट का अलग प्रोसेस है। तो इसलिए हमने जो बातें आपने कही वो बिल्कुल सही कही कि उसकी मॉनिटरिंग लगातार होनी चाहिए, क्योंकि बात सही है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण व्यवस्था की रीढ़ शिक्षक होते हैं और सब कुछ शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों पर ही निर्भर करता है कि, और शिक्षक अगर अच्छे हो, हम बराबर अपने यहाँ बिहार में अपने शिक्षकों को और अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी कहते हैं कि अगर शिक्षक हमारे योग्य कर्मठ हो जाए, कर्तव्यनिष्ठ हो जाए, तो समझिए कि अगर बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, आधारभूत संरचनाएं, वो थोड़ी कम भी पड़े तो कहीं बैठ के विद्यार्थियों को अच्छा ज्ञान दे सकते। बिल्कुल, तब भी बच्चे जो हैं उस मानक तक पहुंच जाते हैं, वो सफल हो पाते हैं और पर्पस जो एजुकेशन का है वो सफल होता है। क्योंकि हमारी कोशिश तो इसी दिशा में होनी चाहिए कि बच्चे भले कम संसाधन मिल जाए लेकिन शिक्षित बेहतर हो, वो कॉम्पिटिटिव बन पाए, वो समाज के साथ चल पाए, दूसरे राज्यों में अगर वो पहुंचते हैं तो वहां पर वो स्टैंड कर पाए। क्योंकि बच्चों के लिए जिस ओवरऑल ग्रोथ की बात की जाती है वो स्कूल में अगर संभव नहीं हो पाई तो फिर कहाँ होगी। इसीलिए हमारा ये सवाल भी था। दूसरा, मॉनिटरिंग से जुड़ा हुआ एक और सवाल है सर मेरा, जो अभिभावक ही जानना चाहते हैं कि आखिर चूंकि एज ए पेरेंट आपने भी देखा होगा, आपने भी महसूस किया होगा, दूसरे लोग इस परेशानी से जूझ भी रहे हैं कि क्या आपकी सरकार के जरिए भी, शिक्षा विभाग के जरिए भी, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बच्चे जो हैं उस मानक तक पहुंच जाते हैं, वो सफल हो पाते हैं और पर्पस जो एजुकेशन का है वो सफल होता है। क्योंकि हमारी कोशिश तो इसी दिशा में होनी चाहिए कि बच्चे भले कम संसाधन मिल जाए लेकिन शिक्षित बेहतर हो, वो कॉम्पिटिटिव बन पाए, वो समाज के साथ चल पाए, दूसरे राज्यों में अगर वो पहुंचते हैं तो वहां पर वो स्टैंड कर पाए। क्योंकि बच्चों के लिए जिस ओवरऑल ग्रोथ की बात की जाती है वो स्कूल में अगर संभव नहीं हो पाई तो फिर कहाँ होगी। इसीलिए हमारा ये सवाल भी था। दूसरा, मॉनिटरिंग से जुड़ा हुआ एक और सवाल है सर मेरा, जो अभिभावक ही जानना चाहते हैं कि आखिर चूंकि एज ए पेरेंट आपने भी देखा होगा, आपने भी महसूस किया होगा, दूसरे लोग इस परेशानी से जूझ भी रहे हैं कि क्या आपकी सरकार के जरिए भी, शिक्षा विभाग के जरिए भी, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के मद्देनजर फीस स्ट्रक्चर को लेकर के बार बार पेरेंट्स क्या ये सवाल रहता है, उनकी नाराजगी होती है, उनका ये कहना है कि क्यों एक एलकेजी के स्टूडेंट को 1 लाख रुपए तक फी वसूले जाते हैं। क्या प्राइवेट संस्थानों के लिए कोई पॉलिसीज नहीं निर्धारित की जाती है? क्या आवाज रुक जा रही है? तो ऐसे में क्या प्राइवेट स्कूलों के ऊपर कोई मॉनिटरिंग है क्या कि वो एक गाइडलाइंस के तहत चले? फी स्ट्रक्चर उनका इतना ही होना चाहिए, वो डेवलपमेंट के नाम पर, फी के नाम पर, ग्रोथ के नाम पर ज्यादा पैसे नहीं ले सकते हैं? इसे लेकर क्या व्यवस्था है? तो आपको मेरी आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही है? जी जी। आपकी आवाज अभी जो आप बोल रही थी तो आपका बिल्कुल ब्रोकन स्पीच आ रहा था, टूट टूट कर। आप अभी जो बोली वो पूरी बात ही समझ में नहीं आई। मतलब हम जो समझ पाए कि आप प्राइवेट स्कूल में जो फी स्ट्रक्चर है और लोगों को उसके प्रति जो नाराजगी है, जो ज्यादा है, स्वाभाविक रूप से ज्यादा है, उसके प्रति आप बोल रही।
है इस चीज को, और इसीलिए तो हम लोगों ने फ्री एजुकेशन सरकारी संस्थानों में उसकी व्यवस्था कर रखी है। और वैसे भी जब हम लोगों ने राइट टू एजुकेशन कर दिया है, शिक्षा का अधिकार सबका एक तरह से मौलिक अधिकार हो गया है बच्चों का, तब तो हर हालत में उनको, हर बच्चे को शिक्षा देना ये सरकार की जिम्मेवारी है। इसी के दूसरे पक्ष से ये बात आती है कि सरकार अपने स्तर से, अपनी व्यवस्था से तो शिक्षा का प्रचार प्रसार या व्यवस्था कर ही रही है, लेकिन अगर कुछ निजी संस्थान इसमें किसी बेहतर व्यवस्था के तहत जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए अगर कोई व्यवस्था करती है, कोई निजी लोग अगर इस प्रयास में आते हैं तो उसको रोकना नहीं। नीति से लेके सब कुछ है, खास के हायर एजुकेशन में तो ये अपने यहाँ से लेके पूरी दुनिया में ये नीति चल रही है कि उसमें सरकार को कम से कम हिस्सेदारी रखनी चाहिए और उसे छोड़ना चाहिए। कहीं कोई मॉनिटरिंग तो हो, कहीं कोई रोक तो हो, कहीं कोई डर तो हो कि आखिर आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं, आप इससे ज्यादा फी चार्ज नहीं कर सकते हैं। अभी हमने अपने प्रदेश में अपने विभाग की तरफ से जो निजी विद्यालय सब हैं, खास के कोरोना काल में आपको विभा जी पता ही है कि अगर इस कोरोना काल में कोई विभाग या समाज का कोई हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित हुआ है तो वो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, क्योंकि लगातार समझिए 1-1.5 साल से, अभी पिछले दिनों लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर बात चल रही थी तो उसमें शिक्षा मंत्री के रूप में हमने अपने विचार रखे थे कि हम लोग तो इतने मजबूर अपने को असहाय पाते हैं, क्योंकि एक तरफ बच्चों का भविष्य ध्यान में आता है, नजर में आता है, दूसरे तरफ अभी जो उनके स्वास्थ्य सुरक्षा है वो नजर में आता है। इन दोनों के संतुलन बनाने में अब आप समझिए कि खास तौर से हमारी देहाती गांव के बच्चे जो लगातार एक स्तर से उनका, अब आप समझिए कि खास तौर से हमारी देहाती गांव के बच्चे जो लगातार एक स्तर से उनका जीवन स्तर एक मतलब उस स्तर का नहीं है, जो मजदूर का परिवार है, गरीब घर के लोग हैं, उनके बच्चे जो लगातार स्कूल में जाके शिक्षा ग्रहण करते थे या लगातार विद्यालय जाने आने से जो एक उनके मन में शिक्षा के प्रति लगाव, जुड़ाव या उससे एक अपनापन जो बना था, अब आप सोच के देखिए कि अगर साल 1.5 साल अगर बच्चे स्कूल नहीं जाए तो पढ़ाई में टूट या पढ़ाई में जो गैप है वो तो छोड़ दीजिए, वो तो बिल्कुल शिक्षा और पढ़ाई से ही विमुख हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है। ये परेशानी आज विश्व झेल रही है और विश्व के साथ साथ हमारे देश में भी तमाम दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति है, लेकिन बिहार में जब शिक्षा की बात आती है तो यहाँ पर वो ग्राफ बहुत नीचे चला जाता है। अब मेरा सवाल, चूंकि वक्त काफी कम है और ऐसे में मैं बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे सीधे तौर पर उसका जवाब जानना चाहूंगी ताकि उससे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। सर, मेरा सवाल आपसे होगा कि परीक्षा आपकी तरफ से ऑर्गेनाइज की जाती है, अब नियुक्ति से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है आपसे कि परीक्षा आप ऑर्गेनाइज करते हैं, पर्पस तो यही है कि लोगों को रोजगार मिले, परीक्षा होती है, नियुक्ति को लेकर वो सफल भी होते हैं, लेकिन बात कहाँ जाकर अटक जाती है कि उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाती है, वो स्कूलों में नहीं पहुंच पाते हैं, वो पढ़ा नहीं पाते हैं और वो खुद भी सबल नहीं हो पाते हैं आर्थिक तौर पर। अभी जैसे कभी कभी भाजी हम आपके दोनों बात के संबंध में बता दें। एक तो आप सही कर रही हैं कि अब समय कम बच रहा है, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि फिर आगे के दिनों में भी जब आपको जरूरत होगी या जब
अपने बिहार बिल्कुल के सर, आपके दर्शकों के हित, आपसे ये चर्चा जनता जो के है हित ये में बिल्कुल आप सवाल जवाब वो पूरा करने तक हम आपसे बिल्कुल इस चर्चा और को हम आगे भी कंटिन्यू करने वाले दूसरी हैं। बात आप नियुक्ति को लेकर सर मैं जरूर दूसरी चाहूंगी कि बात आप करें। नियुक्तियों के संबंध में जो बातें कह रहे थे, बिल्कुल हम आपको बता दे रहे हैं कि अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं लगभग 1,20,000 30,000 करीब माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक यानी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी और 90,000 करीब एलिमेंट्री स्कूल्स प्रारंभिक विद्यालय मतलब 1 to 8 क्लासेस। ये हमारे वैकेंसीज रिक्तियां विज्ञापित है, उस पर आवेदन लेके हम लोग प्रोसेसिंग कर चुके हैं और सिर्फ हम 1 सप्ताह के अंदर उनको नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। लेकिन अब कुछ एक विकलांग संघ है उनका वो ये बता रहे हैं कि बस 1 सप्ताह का इंतजार 94,000 शिक्षक करें। वो शिक्षक जो STET 2000 विभाजी आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, अधूरी रह गई, ऐसे में दर्शक गुमराह हो जाएंगे आपके। नहीं, हमने कहा कि हम 1 सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति में है। मामला हमारे पटना हाईकोर्ट में लंबित हो गया है और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी है। दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण देने के मुद्दे पर हम लोगों ने एफिडेविट करके माननीय न्यायालय को कहा है कि आप 4% आरक्षण जो प्रावधान है, हम लोग 4% आरक्षण देने के मुद्दे पर हम लोगों ने एफिडेविट करके माननीय न्यायालय को कहा है कि आप 4% आरक्षण जो प्रावधान है, हम लोग हर हालत में विकलांगों को दिव्यांगों को देंगे। आप अगर चाहिए तो वो 4% हम लोग अभी आपके बाकी 96% की बहाली करने की हमको इजाजत दीजिए, और नहीं तो वो 4% भी सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से हम लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली बहाल करना चाहते हैं, सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। मैंने हमने कहा कि आपके संतुष्टि के हिसाब से हम करेंगे, लेकिन हमको करने दीजिए। अब आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अब ये तो आप माननीय न्यायालय से यही तो हम बता रहे हैं कि आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं, वहाँ मुख्य न्यायाधीश जो है पटना उच्च न्यायालय के, उनके न्यायालय में अभी भी सुनवाई चल रही है और हम लोग यही कह रहे हैं कि आप जो कहिएगा रिजर्वेशन का हम लोग कर देंगे, नियुक्तियां करने दीजिए, हम उनसे इजाजत मांग रहे हैं। सर फिर भी चूंकि आपके ऊपर उम्मीद है, आपके बातों पर लोग यकीन करते हैं और आप इस बात को मानते हैं कि अगर इतने शिक्षक कम है तो उसका सीधा असर बच्चों के ग्रोथ पर है, बच्चों के एजुकेशन पर है, तो उन लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति की जा सके, क्योंकि एक लंबा इंतजार किया है सर। उम्मीद जब टूटती है तो बिल्कुल मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, बहुत एकदम क्लियर कट, मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहती हूँ सर, कितना इंतजार करें? 1 महीना कर ले, 2 महीना कर ले, 3 महीना कर ले? आप कुछ तो एक डेडलाइन बता दीजिए कि वो भी पकड़े रहे। हम तो आपसे इसमें सरकार दे देते हैं, आप इंटरवेनर बन के अपने दर्शकों, बिहार की जनता की तरफ से माननीय न्यायालय से इजाजत दिला दीजिए। जिस दिन इजाजत दिला दीजिएगा 15 दिन के अंदर हम सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। सर मेरा अगला सवाल STET 2019 से संबंधित है। अब विभाजी इसको हम लोग अब अगले अंक में रखेंगे। आपको हम आश्वस्त करते हैं कि हम लोग आपके अगले अंक या अगले एपिसोड या अगला जो भी कहिए, इस सवाल के साथ ही मैं अपने इस लाइव को खत्म कर दूंगी, क्योंकि देखिए ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर उम्मीदें लोगों की टिकी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि जो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी उम्मीदें जो है वो सिर्फ सवाल के दायरे में फिर एक बार रह जाए।
मैं चाहूंगी कि आप कुछ आश्वस्त जरूर कर दें ताकि लोगों को उम्मीद रहे कि देखिए जब शिक्षा मंत्री हमारे साथ थे, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि हम अप्रोच ही नहीं कर पाते, हम अपनी बात आखिर कहें तो कैसे कहें। विभा जी आप मेरी तरफ से सारे दर्शकों को और उन दर्शकों के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को बता दीजिए कि हम सिर्फ न्यायालय की इजाजत के इंतजार में बैठे हैं। आज इजाजत मिल जाए, कल से हम बहाली शुरू कर देंगे। सर आप न्यायालय को किस ग्राउंड पर बार बार आपकी तरफ से, क्योंकि देखिए सर लोगों ने ये भी देखा है ग्राउंड आपको हम बता रहे हैं, न्यायालय को ग्राउंड दिया जाता है, विभा जी आ जाते हैं, फिर अप्रोच में कहाँ कमी रह जाए जी। विभाग के स्टैंड को तो हमने बता दिया कि विकलांगों को जो 4% का आरक्षण का प्रावधान है उसके लिए ही मामला न्यायालय में लंबित है। हमने अंडरटेकिंग दे दिया है कि 4% हम लोग हर हालत में दे रहे हैं। उससे भी हमने कहा कि 4% कोर्ट ही मॉनिटर करके देख ले, बाकी 96% करने की इजाजत दे दे। इसलिए हम लोगों ने अपने तरफ से बहुत ही पारदर्शी तरीके से, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि शिक्षक के बिना पढ़ाई बाधित होती है। हमारे बिहार